नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए व्हाट इज दिस, व्हाट रूल 15 and 15A collectively are dealing with a situation when your permission is rejected। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब परमिशन when their permission was granted, and now we are studying now when permission is rejected. This is what rule 15 and 15A. Now please go to the bare act language of rule 15 and go to the slide. This is the slide. So see this is what rule 15 and rule 15A, these are dealing with what, a situation where permission is rejected. Don't forget this, permission is rejected, not permitted. When the permission was granted, we have read it earlier. Now we are dealing with the situation when the permission to sue the indigent person is rejected. These are the rules 15 and 15A, and you see the bare act language. This is the heading of this rule 15. इट इज डीलिंग विद व्हाट, रिफ्यूजल। इसको हम बाद में देखेंगे हेडिंग को, पहले इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक एक वर्ड काम का है, एंड हाईलाइट योर बेयर एक्ट। जैसे मैंने कहा है, हाईलाइट नहीं करेंगे बहुत दिक्कत आएगी। हाईलाइट करने से आपको क्या होता है, हाईलाइट करने से आपको एक बेयर एक्ट को पढ़ने का तरीका आता है, ठीक है। यू लर्न हाउ टू रीड द बेयर एक्ट एंड अंडरस्टैंड द बेयर एक्ट। कितनी किताबें पढ़ोगे मेरे से भी, हजारों किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको। कल आप जज बन जाएंगे तो आपके अगर अंदर टेम्परामेंट में वो रीड करना आ जाएगा, बेयर एक्ट को अंडरस्टैंड करना आ जाएगा, फिर कभी जिंदगी में मात नहीं खाओगे आप लोग। तो इसको पढ़ते हैं दोबारा ढंग से। क्या है देखिए, एन ऑर्डर, दिस इज एन ऑर्डर, विच ऑर्डर, refusing to allow the applicant to sue as indigent person. This is an order. ये order है, कौन सा है, order of refusal है, जो कि देखिए इसमें इसकी हेडिंग में भी लिखा हुआ है rule 15, this is refusal. तो order of refusal, an order refusing to allow the applicant to sue as indigent person shall be a bar, bar होगा। ये जो order है it shall be a bar, समझे आप, किस पर बार होगा, बार टू एनी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन, किसी दोबारा एप्लीकेशन पर। किस तरीके की एप्लीकेशन, ऑफ द लाइक नेचर, उसी प्रकार की एप्लीकेशन के लिए ये ऑर्डर बार होगा, बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम राइट टू सू। अब इसको समझ लीजिए, बहुत काम की बात है ये, प्लीज सिट साइड डाउन। देखिए क्या कहा इन्होंने, देखिए क्या कहा इन्होंने, दिस इज एन ऑर्डर टू रिफ्यूजल ऑफ व्हाट, यू हैव, सी मैडम, you have applied for the permission to sue as an indigent person. Now your application has been rejected. आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया जा चुका है। इट इज नॉट रिजेक्शन, इट इज नॉट रिफ्यूजल। फाइन, रिजेक्शन था 5 में, अभी इंक्वायरी के बाद में फिर क्या हो रहा है, रिफ्यूजल हो रहा है।
तो रिजेक्शन और रिफ्यूजल का अंतर समझ लेना आपको। रिजेक्शन क्या है? रिजेक्शन वाज रूल अंडर 15, सॉरी 5, रिजेक्शन वाज अंडर रूल 5, नाउ दिस इज व्हाट रूल 15। अब क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? रिफ्यूजल। रिफ्यूजल कब हो रहा है? रूल 7 में जाकर रिफ्यूजल होता है, जब आप इंक्वायरी एविडेंस के बाद में उसको रिफ्यूज करते हैं, नो नो देयर आर नो सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव हिज इंडिजेंसी, देयरफॉर ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस योर परमिशन इज बीइंग रिफ्यूज्ड। एनीवेज नाउ देयर इज एन ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल, फाइन। ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल क्या है? ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल है टू अलाउ द एप्लीकेंट टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन को सू करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। अब एक ऑर्डर आपके हाथ में आ गया है। नाउ क्वेश्चन इज दिस, कैन यू अगेन मूव एन एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर नेचर? मतलब सिमिलर नेचर का मतलब ये होगा अगेन सीकिंग द परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट। तो अगेन सीकिंग परमिशन मीन्स आपने मूव की एक एप्लीकेशन, वन एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन वाज टू सीक परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। आप इंडिजेंट पर्सन के रूप में आपने परमिशन सीक की। नाउ दैट एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड। बात समझ में आ गई? आपने फिर एक दोबारा एप्लीकेशन लगा दी सेम नेचर की, मींस आपको फिर परमिशन चाहिए। तो क्या आपको दोबारा ऐसी एप्लीकेशन लगाने की परमिशन भी है या नहीं है? ये मेंटेनेबल है या नहीं है? तो इसी बारे में दोबारा पढ़िए क्या कहता है आपका रूल 15। प्लीज सी दिस लैंग्वेज। एन ऑर्डर, सच ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल व्हाट शैल बी बार। देखिए शैल बी बार बार कह रहा हूं क्योंकि यहां से प्लेन्स में क्वेश्चन आएगा। यू कैन नॉट रिपीटेडली अप्लाई फॉर द सीकिंग परमिशन एज एन इंडिजेंट पर्सन। आप बार बार परमिशन सीख करने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। शैल बी ए बार, दिस ऑर्डर शैल बी ए बार किस पर? टू एनी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन, कोई भी दोबारा एप्लीकेशन पर ये बार होगा। कौन सी एप्लीकेशन पर? ऑफ द लाइक नेचर। लाइक नेचर का मतलब क्या हुआ कि आप ये वाली एप्लीकेशन टू सू एज इंडिजेंट पर्सन, इस प्रकार की एप्लीकेशन द्वारा आप ला नहीं सकते हैं। काम की बात क्या है? ब्यूटीफुल लाइन क्या है? देखो इसको समझो, ये इसको समझिए आप। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम राइट टू सू, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम राइट टू सू, सी दिस साइड। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम राइट टू सू का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में, उस सब्जेक्ट मैटर पर आप दोबारा एप्लीकेशन नहीं ला सकते अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है तब। समझे आप? तो देयर शैल बी ए बार। इन टेक्निकल लैंग्वेज यू कैन से, मैं जो शब्द कह रहा हूं उसको ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज हियर। वंस योर एप्लीकेशन हैज बीन डिसाइडेड, once your application has been decided and it has been decided in against you, you are not permitted to move the similar application again and again because rule 15 bars this, shall be a bar। तो आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, प्लीज गो टू दिस। But the applicant shall be at liberty to institute, but what? But the applicant shall be at liberty to institute the suit in the ordinary manner in respect of such right। It means आप एप्लीकेशन, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, देखिए कैसे। पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं तब समझ में आएगा आपको, है ना। बट द एप्लीकेंट शैल बी एट लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट, परंतु जो आवेदक है वो स्वतंत्र होगा इंस्टीट्यूट करने के लिए। क्या? इंस्टीट्यूट ए सूट, एक सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए स्वतंत्र होगा। किसको? कैसे? इन दी ऑर्डिनरी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच राइट। समझ में आ गई? आपने पढ़ लिया, मैं एक बार फिर पढ़वाता हूं, देखिए। बट द एप्लीकेंट शैल बी एट लिबर्टी, इट मीन्स एप्लीकेंट डू सो व्हाट? ही कैन इंस्टीट्यूट ए सूट इन दी ऑर्डिनरी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच राइट्स। प्लीज सी दिस राइट नाउ। यार क्या चक्कर है? समझे? तो क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, कौन सी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है? एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी कि परमिशन नहीं मिली आपको एज ए इंडिजेंट नाउ, लेकिन आपका जो राइट टू सू था वो नहीं गया। अभी भी आप जो ऑर्डिनरी तरीके से, ऑर्डिनरी मैनर में जैसे और लोग लाते हैं वैसे का वैसा आप सूट लेकर के आ सकते हैं, उस पर कोई बार नहीं है। बार है तो बार किस पर है? बार है एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर नेचर पर है।
बार किस पर है? बार है एप्लीकेशन टू सू एज इंडिजेंट पर्सन पर है, इंडिजेंट उस पर है, ना कि राइट टू सू पर नहीं है। मीन्स यू कैन ब्रिंग योर सूट इन दी ऑर्डिनरी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ दी सच राइट, जो आपका अधिकार है उस पर आप चाहते हैं। ऑर्डिनरी मैनर का मतलब क्या हुआ? ऑर्डिनरी मैनर का मतलब ये हुआ कि आप कोर्ट फीस देंगे या प्रोसेस फीस देंगे, जो लिबर्टी आपको यहां मिलती है बस वो लिबर्टी नहीं मिलेगी, बाकी आप सूट इसको ला सकते हैं, इसमें कर लेंगे आप लोग। अब आगे पढ़िए, देखिए। सो अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या है, प्लीज गो टू स्लाइड्स। देखिए, प्रोवाइडेड दैट, परंतु, दैट प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, ये शब्द क्या लिखा है? प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड कब? इफ ही डज नॉट पे, यदि वो पेमेंट नहीं करता है, किसकी? डज नॉट पे दी कॉस्ट जो उस खर्चा हुआ है, इफ एनी, incurred by the state government and by the opposite party, स्टेट गवर्नमेंट ने और अपोजिट पार्टी ने जो कॉस्ट इनक्योर की हैं, जो खर्चा वहन किया है, यदि वह इन खर्चों को नहीं देता है, इफ ही डज नॉट पे, यदि वह उसको पेमेंट नहीं करता है, तब क्या होगा? प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। और खर्चा किस में किया था? इनक्योर्ड इन अपोजिंग हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज द प्रोविजो टू रूल 15। इसमें क्या राइट मिला था, आप इसको पढ़ेंगे ना इस तरीके से। देखिए, ये थी लाइन, इसको समझिए, इस बात को दोबारा समझाता हूं मैं आपको। अभी मैं समझा के हटा हूं, लेकिन फिर भी इसको समझने की जरूरत है इन दोनों को, क्योंकि प्रोविजो को इसके साथ पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेंट शैल बी एट लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट द सूट, तो एप्लीकेंट सूट तो इंस्टीट्यूट कर सकता है ना? दिस इज, देखिए इसको आप पढ़िए अच्छे, चलो दोबारा पढ़ाता हूं मैं इसको, ऐसे पढ़िए एक बार को, हाँ दोबारा पढ़ते हैं। बट द एप्लीकेंट शैल बी एट लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट ए सूट इन द ऑर्डिनरी मैनर इन रिस्पेक्ट टू सच राइट। मीन्स यू कैन ब्रिंग द सूट, यू कैन ब्रिंग द सूट, कैसे? ऑर्डिनरी मैनर में, ये राइट आपको है, लेकिन दिस राइट इज सब्जेक्ट टू वन कंडीशन। कंडीशन क्या है? कि योर प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी कब? इफ यू डोंट पे, इफ ही डज नॉट पे, अगर आपने पेमेंट नहीं की। किस चीज की पेमेंट नहीं की? द कॉस्ट इनक्योर्ड, समझे? जो कॉस्ट इनक्योर्ड है, अगर उसने पेमेंट नहीं की तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। बात समझ में नहीं आई है? किसको देनी थी? किसने पेमेंट की थी? स्टेट गवर्नमेंट ने और दी अपोजिट पार्टी ने जो कॉस्ट इनक्योर की थी। और उन्होंने क्यों किया था? इन अपोजिंग दी एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसको अपोज करने में। कौन सी एप्लीकेशन दी थी आपने? फॉर लीव टू अपील एज एन इंडिजेंट पर्सन। ये जो आपने एप्लीकेशन दी थी, इस एप्लीकेशन को अपोज करने में जो खर्चा अपोजिट पार्टी का हुआ, जो खर्चा स्टेट गवर्नमेंट का हुआ, अगर आपने वो खर्चे नहीं दिए तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। बात समझ में नहीं आई? तो अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं। देखिए, रूल 15 क्या डील कर रहा है? रूल 15 डील कर रहा है दो बातों को। एक तो बात कर रहा है सिमिलर एप्लीकेशन की। रूल 15 इज डीलिंग विद टू सिचुएशंस, टू डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स, right to move the similar application and right to sue in the ordinary manner. These are the two aspects which rule 15 is dealing. Now in case of similar application, the rule is what? Similar application shall be bar. In case of ordinary manner में he is at liberty to institute the suit but pay cost, ये शर्त है, conditional है कि you will have to pay the cost to the government and to the opposite party. तो प्लीज सी दिस साइड नाउ, ये आपकी समरी आ गई है, समझे आप? तो रूल 15 में जो बेसिक बात है वो स्लाइड में दिख रही है। क्या खास बात है इसमें? नंबर 1, अगर सिमिलर एप्लीकेशन मूव कर रहे हो, सिमिलर का मतलब क्या हुआ? राइट टू सीक दी परमिशन एज एन इंडिजेंट पर्सन, इन दैट केस दैट एप्लीकेशन शैल बी ए बार। बट इफ यू वांट टू सू दी, इफ यू वांट टू ब्रिंग द सूट, there is okay, court is okay, law is okay, you can bring the suit, but एक condition तुम्हें adopt करनी पड़ेगी. You will have to fulfill one condition. What is that? You will have to pay the cost of the two persons. Number 1 गवर्नमेंट लीडर की, गवर्नमेंट की हो गई यानी कि, और दी अपोजिट पार्टी की। और यहीं से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, P4 प्रीलिम्स, कि क्या बार है, क्या बार नहीं है, क्या कोई कंडीशन है या कोई कंडीशन नहीं है, है ना? तो कंडीशन क्या है?
पे दी कॉस्ट। कॉस्ट किसकी पे करेंगे? गवर्नमेंट की पे करेंगे। और किसी करेंगे? अपोजिट पार्टी करेंगे। कौन सा खर्चा था जो पेमेंट करना पड़ रहा है आपको? बिकॉज यू हैव मूव्ड एन एप्लीकेशन। भाई आपने एप्लीकेशन मूव की थी, आया था अपोजिट पार्टी, मुझे अननेसेसरी मुझे आपका कोर्ट में आना पड़ा। आपने एप्लीकेशन फाइल की, आई हैड टू अपोजिट, मुझे प्लीडर अपॉइंट करना पड़ा, मेरे खर्चे बढ़े। किसकी वजह से? आपकी वजह से। गवर्नमेंट प्लीडर को नोटिस किया था, उनके खर्चे बढ़े, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा, तो उसका खर्चा कौन देगा? आपको देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? यहां पर अभी क्या बात करें, अगर आप देना तो पड़ेगा। देखो, अगर आप दोबारा सूट लेकर आते हैं, तब आपने अगर खर्चा नहीं दिया, मेरी कॉस्ट नहीं दी, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। और यहीं से अगेन प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा कि इफ सच पर्सन डज नॉट पे दी कॉस्ट, व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस विल बी द रिजेक्शन। तो बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाउ कम टू दी रूल 15A. प्लीज रीड द स्लाइड नाउ. Where the court rejects an application to sue as an indigent person, it will grant time to the applicant to pay court fees. 15A. 15A basically is dealing with what? Grant of time. Grant of time किसको? Grant of time to the applicant. किस लिए? टू पे दी कोर्ट फीस वगैरह पेमेंट कर दीजिए भैया। अब यहां पर आ जाइए, देखिए इसको समझिए क्या है। दिस इज द रूल 15A। हेडिंग है इसकी, हेडिंग क्या है? ग्रांट ऑफ टाइम। इसलिए फॉर पेमेंट। पेमेंट किसकी? ऑफ द कोर्ट फीस। समझ में बताइए? सी दिस साइड नाउ आपकी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई। अब आप क्या कहेंगे? हुजूर वाला, अब हमें तो सूट फाइल करना ही करना है, और कोर्ट फीस हम तो मान के चल रहे थे कि भाई हमारी तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। वकील साहब ने कहा था रिजेक्ट हो जाएगी, वो अलाउड हो जाएगी, तो हमने तो कोर्ट फीस का अंजाम भी नहीं किया अभी तक। तो कोर्ट को यहां पर पावर है 15A में कि आपको इतना टाइम दिया सकता है कि ठीक है, आप अपना सूट लेकर आइए और हम आपको कोर्ट फीस के साथ जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दिस इज 15A इज डीलिंग विद व्हाट? grant of time for what? Time for payment of what? Payment of court fees. Now we should read the Berat language of this. Berat language क्या कहती है? Please go to slide now. This is the nothing contained in rule 5, rule 7 or rule 15 shall prevent a court. समझे? रूल 5, रूल 7, रूल 15 में कुछ भी होते हुए कोर्ट को नहीं रोक पाएंगे। क्या? फॉर ग्रांटिंग टाइम। तो व्हाट द कोर्ट इज डूइंग इज ग्रांटिंग टाइम टू द एप्लीकेंट टू पे रिक्विजिट कोर्ट फीस while rejecting an application under rule 5 or refusing an application under rule 7. तो प्लीज नाउ सी टुवर्ड्स मी। मैं आपको समझाता हूं, इसको मैंने पढ़वा दिया आपको एक बार। अब देखिए क्या है। नंबर 1 ये कह रहे हैं कि व्हाट इज इट इज डीलिंग विद। 15A क्या डील कर रहा है? 15A इज डीलिंग विद व्हाट? ग्रांट ऑफ टाइम। आपको समय दिया जा रहा है। समय किसके दिया रहा है? समय दिया जा रहा है कि आप रिक्विजिट कोर्ट फीस को पेमेंट कर पाए। ठीक है, वेदर योर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड अंडर रूल 5 और रिफ्यूज अंडर रूल 7। आप ध्यान कर लीजिए, रूल 5 में क्या था? देखिए रूल 7 में क्या था, याद आपको? दिस इज रिफ्यूज टू अलाउ। 7(3) में द कोर्ट शैल इधर अलाउ और टू रिफ्यूज। तो या तो यहां पर रिफ्यूज हो रहा हूं, दिस इज रिफ्यूजल। और 5 में क्या था? ये देखिए 5 में क्या था? रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि वाइल रिजेक्टिंग अंडर रूल 5, आपने देखा रूल 5 इज डीलिंग विद व्हाट? रूल रिजेक्टिंग, है ना। एंड रूल 7 इज व्हाट? डीलिंग रिफ्यूजल। तो जब रिफ्यूजल हो रहा हो या रिजेक्शन हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रूल 5, 7, 15 का इसको इंपैक्ट नहीं कर सकता। कोर्ट हैज पावर टू ग्रांट द टाइम टू पे द रिक्विजिट कोर्ट फीस। कोर्ट फी पेमेंट करने का टाइम आपको कोर्ट दे सकती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? ये ध्यान रखना, यहां पर कोर्ट फीस की बात कर रहे हैं, यहां कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। रूल 15 में हम लोग डील कर रहे थे, कॉस्ट की बात कर रहे थे। रूल 15 में था कि यू शुड पे दी कॉस्ट इफ यू वांट टू ब्रिंग दी योर सूट। वो तो है ही है। मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा,
है ना। तो दूसरी बात हो गई। फिर हम देखेंगे आपसे रिकवर कैसे की जाएगी कॉस्ट को, उस कॉस्ट को कैसे रिकवर करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर नाउ आप पहले क्या चाह रहे थे, आपकी पहली विश क्या थी, आपकी पहली विश ये थी कि मुझे कोर्ट फीस देनी ना पड़े और मेरा सूट ऐसे ही मैं सू कर पाऊं, इसी तो लाइए आप इंडिजेंट सूट के लिए परमिशन ले रहे हैं आप ये। अब आपकी परमिशन रिजेक्ट हो गई, तो अगर आप सूट लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। तो ये इट्स वेरी नेचुरल कि एकदम रेडी हैंड पे आपके पास पैसे नहीं होंगे, यू विल हैव टू अरेंज मनी फॉर दैट। और वही सहूलियत आपको देता है 15A, ग्रांट ऑफ टाइम, ग्रांट ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। रिपीटेडली मैंने समझा दिया, इसको देख लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। देखिए दिस इज nothing contained in rule 5, 7 or 15 shall prevent a court from granting time to the applicant to pay the requisite court fees while rejecting an application under rule 5 or refusing under rule 7। तो ये टाइम पावर है, कोर्ट आपको टाइम दे सकती है। अब आगे पढ़िए क्या है इसमें, खाली बात क्या है, विद इन सच टाइम एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट और एक्सटेंडेड बाय इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी कोर्ट ने टाइम दिया, फिक्स किया उस, या फिर बार बार वो आपको एक्सटेंड करे। अगर आप नहीं पे कर पा रहे, मतलब कोर्ट के पास ये पावर है। आगे बढ़िए बस ये, एंड अपॉन सच पेमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड इट केयरफुली। एंड अपॉन सच पेमेंट, आपने पेमेंट कर दी, एंड ऑन पेमेंट ऑफ द कॉस्ट भी आपने पेमेंट कर दी, वरना रिजेक्शन हो जाएगा। रेफर टू इन रूल 15 विद इन दैट टाइम, जो टाइम दिया था आपको, द सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज इंडिजेंट पर्सन वाज प्रेजेंटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है, दोबारा पढ़ाऊंगा इसलिए, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड अपॉन सच पेमेंट, एंड ऑन पेमेंट ऑफ द कॉस्ट रेफर टू इन रूल 15 विद इन दैट टाइम द सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू सू एज द इंडिजेंट पर्सन वाज प्रेजेंटेड। अगर मेरी जो स्पीड है तेज लग रही है तो आप लोगों को एडवाइस की जाती है कि आप इसको पॉज करें वीडियो को और एक बार ढंग से पढ़ लें इसमें, फिर आगे इसको रन करना वीडियो को आगे को, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब ये समझ लीजिए मेरी तरफ देखिए आप लोग, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब क्या है। देखिए ये कह रहे हैं कि आपने पेमेंट कर दी, अब कोर्ट फीस की पेमेंट कर दी आपने वो कॉस्ट भी पेमेंट कर दी, जो कि रूल 15 कहता है कि रिजेक्शन हो जाता है वरना। तो अब आपको, क्योंकि आपने कॉस्ट पेमेंट कर दी, कॉस्ट किसकी थी, गवर्नमेंट की, कॉस्ट किसकी थी, अपोजिट पार्टी की थी। कौन सी कॉस्ट थी, इन विच दे इंक्योर्ड इन अपोजिंग योर एप्लीकेशन, यू पेड दैट कॉस्ट, यू पेड द कोर्ट फीस। अब क्या, अब आपका सूट फाइल हो गया, अब आएगा डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या करें, नाउ योर सूट हैज बिकम टाइम बार्ड। व्हाट इज दिस, आपका मान लीजिए आपकी 1 अगस्त को, 1 अगस्त को आपने कोर्ट फी पेमेंट कर दी, आपने कॉस्ट पे कर दी और आपने कहा कि ठीक है अब मेरा सूट ऑर्डनरी तरीके से चलेगा आगे को। लेकिन डिफेंडेंट ने कहा नो इट इज टाइम बार्ड। अब आपने कहा कि भैया मैंने जो एप्लीकेशन लाया था आई ब्रॉट इट 3 months बैक, जब मैंने एप्लीकेशन मूव की थी दैट वाज वेल विद इन दी लिमिटेशन पीरियड। 1 अप्रैल को मैंने मूव की थी, 3 महीने तो कोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने में लगा दिए। तो क्या उसका सूट टाइम बार्ड होगा, नहीं होगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सी डेट से माना जाए कि कौन सी डेट को वो उसका सूट इंस्टीट्यूट हुआ। और इसीलिए दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये, द सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच एप्लीकेशन वॉज प्रेजेंटेड। जिस डेट पर आपने एप्लीकेशन को प्रेजेंट किया था, जिस डेट पर आपने एप्लीकेशन मूव की थी, उसी डेट पर यह माना जाएगा कि आपने वो सूट इंस्टीट्यूट किया। तो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट शैल बी द सेम ऑफ द एज ऑफ द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन। जिस डेट को आपने वो एप्लीकेशन प्रेजेंट की, उसी डेट को ये माना जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल को आपने सूट माना जाएगा इंस्टीट्यूटेड, और उसी के अकॉर्डिंगली टाइम बार्ड है या नहीं है, लिमिटेशन पीरियड में था या नहीं था, वो तब देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? तो ये देखने वाली बात है। मजे की बात क्या है, समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए मिस्टर अनुराग हैं,
मिस्टर अनुराग की पेमेंट कहीं फंसी हुई है, समझ रहे हैं आप बात, पेमेंट कहीं फंसी हुई है और ये सूट लाना चाहते हैं, अदरवाइज इनको अगर ये 1 अप्रैल तक सूट लेकर के नहीं आए तो इनका सूट क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा। सही है। इन्होंने क्या करा, he moved an application under this order 33 कि I am indigent person and I am moving an application to seek the permission as an indigent person। अब एक बैक माइंड में क्या चल रहा है कि किसी तरीके से 2-3 महीने का टाइम मुझे मिल जाए, 2-3 महीने टाइम मुझे मिल गया, भले ही मेरी बाद में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो तब तक मैं अपनी कोर्ट फीस का इंतजाम कर लूंगा। अब 1 अप्रैल के बाद में 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई निकल गई, 3 महीने निकल गए, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 3 महीने निकल गए इनके आराम से। और 1 जुलाई को कोर्ट ने कहा कि योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड और यूर रिफ्यूज्ड, यू कैन नॉट बी परमिटेड टू सू एज इंडिजेंट पर्सन। इन्होंने कहा जनाब तो 15 डेज का टाइम मुझे दे दीजिए, आई विल अरेंज द कोर्ट फीस एंड आई विल अरेंज ऑल्सो द कॉस्ट विच हैव बीन इनक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द अपोजिट पार्टी। 15 डेज का टाइम कोर्ट ने और दे दिया। अब क्या आ गया, 15 जुलाई आ गया। 15 जुलाई को उन्होंने सारी पेमेंट्स कर दी है। अब 15 जुलाई को अगर 15 जुलाई को कैलकुलेट करते हैं कि आज सूट को माना जाए तो हिज सूट इज टाइम बार्ड, और 1 अप्रैल को जिस डेट को उन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी उस डेट को माना जाए तो दैट वाज द सूट वेल विद इन दी लिमिटेशन। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 15A का ये प्रोविजन है, वो ये क्या कहता है, दिस सूट शैल बी, देखिए इसको शब्द को मत भूलिए, डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, इसको फिक्शन के द्वारा, दिस इज ए लीगल फिक्शन, कि इसको भले ही आज इसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आज पूरी हुई हैं, बट वी विल इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम द बैक डेट। Which back date? On the date on which it was presented, जिस डेट को ये प्रेजेंट हुआ था उस डेट को फिक्शन के द्वारा ये माना जाएगा, उसी डेट को ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, यानी कि बैक डेट से, जिस डेट को आपने एप्लीकेशन दी थी। तो मेरा ख्याल है अब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बढ़िए इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए स्लाइड रहा, द सूट शैल बी डीम्ड का मतलब है कि नाउ देयर इज ए लीगल फिक्शन, ऐसा है नहीं, ऐसा माना जाएगा, टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट, कौन सी डेट को इंस्टीट्यूट माना जाएगा, ऑन विच एप्लीकेशन वॉज प्रेजेंटेड, जिस डेट को एप्लीकेशन प्रेजेंट हुई थी। रूल 3 में जो रूल ध्यान आया आपको, रूल 3 में जो प्रेजेंट हुई थी उस डेट को ही ये माना जाएगा कि डेट ऑफ, जैसे मान लीजिए ये थी 1 अप्रैल, ओके, और आपने आज फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं 15 जुलाई को, तो 1 अप्रैल को ही ये माना जाएगा कि आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया था। ये कौन सी एप्लीकेशन थी, फॉर परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। और एक क्वेश्चन देख लीजिए इसी साथ साथ, in case the application for permission to sue as a pauper is rejected, समझ रहे हैं आप, suit is reject, permission is rejected, application is rejected, the suit is deemed to have been instituted under order 33 rule 15A। देखो रूल 15A में क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया, on the date on which permission to sue as pauper refused, no, on the date on which court fees paid, no, on the date on which the application for permission to sue as pauper was presented। This is the answer, right answer, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज 2007 का केस आ गया। सी दिस साइड नाउ। तो देखा आप लोगों ने 15 एंड 15 कितना इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक एक प्रोविजन को मैंने रिपीटेडली कराया आपको, तो प्लीज कीप इट इन माइंड। एंड नाउ अगला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। नाउ कम टू एक प्रॉब्लम कि नाउ अब क्या पढ़ेंगे हम लोग कि अगर ये भी हो सकता है, परमिशन तो मिल ही गई थी आपको, रिजेक्शन का देख लिया हमने, पर ग्रांट का भी देख लिया, अब एक नई सिचुएशन है उसको डील करना है कि आपको परमिशन मिल गई एंड नाउ यू आर परसुइंग योर केस, लेकिन क्या कोई परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि उस परमिशन को, आपसे जो परमिशन दी गई है उसको विड्रॉ कर लिया जाए। तो क्योंकि एब्सोल्यूट राइट नहीं है ये, पर ग्रांट ऑफ परमिशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट कि आपको परमिशन मिल गई आप हमेशा के लिए इंडिजेंट अब करते रहें, चाहे आप कुछ भी हरकतें करें। आप आज आप फटे कुर्ते में आए कोर्ट के सामने, आपने दिखाया अपने आप को कि यू आर इंडिजेंट पर्सन, लेकिन जैसे परमिशन मिली आराम से आप बप्पी लहरी बने हुए पूरा का पूरा यहाँ पर दुनिया भर के अपने गोल्ड चेन्स वगैरह पहन के, डायमंड रिंग्स पहन के दुनिया भर के उसमें आ रहे हैं।
कोर्ट विल बी सरप्राइज कि ये क्या हुआ। तो या फिर आपकी हरकतें ऐसी और कंडक्ट इज नॉट दैट गुड, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो एक प्रोविजन है कि वेदर दिस permission which has been granted you can be withdrawn or not. This is what withdrawal, and for that purpose we will have to go to rule 9. So please go to now rule 9. वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया होगा, आई नो इट, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फेलियर्स क्यों होते हैं? जो सेल्फ डाउट करते हैं। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, बस आपको हमेशा अपने से कहना है कि आप जज बनेंगे, 100% बनेंगे, बस आपको लगातार पढ़ना है। तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम, गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। थैंक यू।